हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का 17वां लेक्चर है जो कि संसद टॉपिक से संबंधित है। आज हम संसद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके प्रश्नों को जब एनसीईआरटी की प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें वो आसानी से हमसे हल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। संसद की चर्चा भारतीय संविधान में भाग 5 में की गई है, अनुच्छेद 79 में की गई है। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। संसद का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति, अर्थात वह संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, वह लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति संसद का तो सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह अभिन्न अंग है। अर्थात जिस प्रकार हमने देखा था कि प्रस्तावना संविधान का तो भाग नहीं है, लेकिन वह संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अर्थात उसे अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन वह उसका अभिन्न हिस्सा है। संसद के संबंध में राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं, जैसे सत्रावसान करना, अर्थात सत्र को समाप्त करना। जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल रहा होता है तो उसे समाप्त करना, उसकी नोटिस जारी करना, सत्राहूत करना, अर्थात जब भी सेशन या सत्र बैठक होती है तो उस बैठकों को बुलाना राष्ट्रपति का कार्य है। विघटन करना, जैसे लोकसभा में अगर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कह दे कि लोकसभा का विघटन कर दीजिए तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। अधिनियम बनाता है। अधिनियम अर्थात यदि लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया तो लोकसभा और राज्यसभा में जब अलग अलग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो विधेयक बन जाता है, और उस विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे वह अधिनियम या कानून नहीं बनता। अर्थात विधेयक को अधिनियमित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वहीं हम देखते हैं कि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात यह भारतीय लोगों की प्रतिनिधि है। लोकसभा का संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात हमने अनुसूची 4 में देखी थी कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, और ये राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से प्रेरित है। लेकिन ब्रिटेन में जहाँ संसद सर्वोच्च है, हमारे यहाँ उस प्रकार की संसदीय व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर है, जिसको हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं संसद की संरचना कैसी है। राष्ट्रपति को हमने देखा था, पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति किस प्रकार का है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में है अच्छे से जानेंगे। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 550, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 20 यूटी से आते हैं, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे 20 आते हैं। मैक्सिमम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ सकते हैं, और राज्यों से 530। पहले ये संख्या 552 थी, हम कहीं कहीं लिखा देखेंगे 552, लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में मनोनीत होते थे उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब कितने बचे? 550, क्योंकि 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में नॉमिनेट होते थे वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई 2019 में 104वां संविधान संशोधन करके। वर्तमान में कुल 545 सदस्य हैं, लेकिन कुल कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य। वैसे ही 530 राज्यों से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 19 ही आए हैं, अर्थात 1 सीट अभी उनके लिए बची है। और राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य 250 हो सकते हैं, जिनमें से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 238 आते हैं, और उनमें 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 12 सदस्यों का। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। आगे देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, हमने अभी भी पढ़ा कि संविधान की अनुसूचियों में जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे या केंद्र शासित प्रदेश से, इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे देखते हैं।
निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा या राज्यसभा का? तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात लोकसभा का चुनाव उनके निर्वाचन क्षेत्र से वहां के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचन भी होता है। जबकि राज्यसभा में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्ष 1988 में 61वां संविधान संशोधन करके जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, अर्थात किस राज्य में कितनी जनसंख्या है उस आधारों पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। जबकि लोकसभा में हमने देखा वहां के निर्वाचित क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुना जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के लोगों का चुनाव होता है। हमने राष्ट्रपति के शासन में अच्छे से पढ़ा था, आनुपातिक तो नहीं है लेकिन एकल संक्रमणीय मत है, अर्थात लगभग सभी को वोट किया जाएगा लेकिन उनको क्रम देखा जाएगा, सबसे अधिक वोट किसे मिले उस आधार पर राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे पुनः समायोजन की बात की गई। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जो वर्तमान में 550 हैं और 250 हैं, तो ये जो 550 और 250 हैं इनका निर्धारण कहाँ से होगा? तो सीटों का निर्धारण के लिए एक परिसीमन आयोग गठित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा में लोग चुनकर आएंगे और कितने उसमें निर्वाचन क्षेत्र होंगे। जैसे लोकसभा में स्थानों का आवंटन परिसीमन आयोग निर्धारित करता है, राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन अब ये किस आधार पर होता है? फ्रेंड्स ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जो हुआ था उसमें कहा गया कि 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। जैसे उस समय 550 थी तो 2020 तक रहेंगी। फिर 86वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया और कहा गया कि जो 2020 है वो बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया, कि 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, कि अब जनगणना का आधार 1971 की जनगणना माना गया। आगे देखते हैं, सदनों की अवधि क्या क्या होगी, लोकसभा का क्या होगा या राज्यसभा का? तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। लोकसभा में चुनाव लड़ने की आयु मिनिमम कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, मिनिमम 30 वर्ष। कम से कम व्यक्ति 30 वर्ष का होगा तभी वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, जबकि लोकसभा में कम से कम व्यक्ति 25 वर्ष का होगा तब चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का कार्यकाल या अवधि तो 5 वर्ष होती है, लेकिन यह अस्थायी सदन होता है। इसे 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, और अगर आपातकाल लागू हो तो एक एक वर्ष करके इसे अनंत काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर जिस वर्ष समाप्त किया जाएगा आपातकाल उसके अगले 6 माह के भीतर चुनाव कराने ला अनिवार्य है। जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो एक अस्थायी सदन है। हम कभी नहीं सुनते कि राज्यसभा भंग हुई है, नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। हम यही देख रहे हैं कि जहां लोकसभा का कार्यकाल है उनके सदस्यों के कोई कार्यकाल की चर्चा नहीं है, क्योंकि लोकसभा है तो उनके सदस्य ऑटोमेटिक 5 वर्ष रहेंगे। लेकिन यहाँ पे लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात की गई है कि वो 6 वर्ष होगी, और प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और नए सदस्य चुनकर आएंगे। और राज्यसभा की स्थापना सबसे पहले राज्यसभा 1952 में स्थापित की गई, तब से, अर्थात राज्यसभा सबसे पहले कब से शुरू हुई? 1952 से। तो ये फैक्ट याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 1952 में, क्योंकि ये अस्थायी है तो आज तक वैसी की वैसी बनी है, जबकि लोकसभा आती जाती रहती है। आगे देखते हैं, संसद के सत्र कितने होते हैं? जैसे जब उनमें
कब वो सत्र बुलाया जाता है, उनमें स्थगन की प्रावधान है और सत्रावसान। स्थगन और सत्रावसान में अंतर क्या है? सबसे पहले हमने देखा था सदन का जो सत्राहुत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सभापति अर्थात सभापति जब सदन की अध्यक्षता करे या उपाध्यक्ष करे या अध्यक्ष कोई भी करे, तो जो सत्र को बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता कोई भी करे। उसी प्रकार प्रत्येक प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति का समन होता है, अर्थात जब सत्र बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, तो राष्ट्रपति उसे संबोधित भी करता है। पहला संबोधन राष्ट्रपति का ही होता है, फिर जो भी चर्चा हो आगे। दोनों सदनों की बैठकों में बीच अंतराल 6 माह का होता है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि कम से कम 1 वर्ष में 2 कार्यकाल, अर्थात जब इस बात को कह दिया गया है कि 2 सदनों के बीच, अर्थात जैसे 2 सत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, अर्थात 2 सत्र चलने चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल रूप से 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर में चलता है। और आगे देखते हैं कि स्थगन क्या होता है। सदन का स्थगन करने का अर्थ यह हुआ कि संसद की बैठक समाप्त करना, बैठक कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित करना। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तो अगर कोई विवाद हुआ या कुछ हुआ तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति है, अर्थात उस समय उस सदन का जो भी अध्यक्षता कर रहा हो वह सदन को स्थगित कर देगा कि अभी कुछ देर के लिए सदन को स्थगित करते हैं, अभी रुक जाते हैं, बाद में शुरू होगा। तो इसका निर्धारण पीठासीन अधिकारी करता है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, 11 बजे से लेके 6 बजे तक चलता है, तो 11 से लेके 12 बजे तक एक सत्र होता है, 2 बजे से लेके 6 बजे तक दूसरा। तो 11 का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है, इसके बाद शून्यकाल, इसके बाद लंच होता है, तब विभिन्न विधियों पर चर्चा और मतदान होते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। और यही है कि सत्रावसान कौन करता है, हमने अभी पढ़ा है कि राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, अर्थात उसकी अधिसूचना जारी करता है। सत्र पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना सदन का, ये सत्रावसान है। जैसे बजट सत्र चल रहा हो और वो 31 मार्च तक समाप्त हो जाए, तो उस समय यह राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है कि अब सत्र समाप्त हो गया है अनिश्चित काल के लिए। क्योंकि जो मानसून सत्र होता है उसके निश्चित कोई डेट तो है नहीं कि कब से शुरू होगा, इसीलिए अनिश्चित काल का प्रयोग किया गया है। और सत्र की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है, जो ये बीच में रोक देते हैं कि नहीं अभी सत्र नहीं चलेगा, कुछ देर बाद चलेगा या अगले दिन चलेगा। तो ये बीच बीच में जो रुकावट होती है उसको स्थगन कहते हैं, और यह जो पीठासीन अधिकारी होता है वो करता है। जबकि अगर सत्र का पूर्णतः उस सत्र का अवसान करना हो, जैसे बजट सत्र का या मानसून सत्र का या शीतकालीन सत्र का, तो इसका अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आगे देखते हैं। विघटन हमने देखा ना कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, तो केवल लोकसभा का, अर्थात क्योंकि लोकसभा अस्थायी है, जब राज्यसभा का क्यों नहीं करती, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। यह स्वयं या राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लोकसभा का विघटन। विघटन के पश्चात जो भी विधेयक होते हैं, जैसे चर्चा चल रही है और लोकसभा के विघटन हो गया, तो उसमें जो विधेयक आए होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, जो संकल्प या नोटिस आए होते हैं, याचिकाएं दायर की जाती हैं, वह सब पर क्या असर पड़ता है। तो विघटन के बाद कुछ विधेयक हैं जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे अगर लोकसभा और राज्यसभा में विचाराधीन हो, अर्थात बस आया ही हो और उस पर अभी कोई कार्य नहीं किया गया हो, तो वह समाप्त हो जाता है। लोकसभा में पारित
लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हो। अर्थात जैसे प्रस्ताव आया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने बस हस्ताक्षरित किया है कि इन पर चर्चा मतदान तो कुछ हुआ नहीं है, तो समाप्त हो जाते हैं। अगर एक सदन में पारित हो गया है, दूसरे सदन में विचाराधीन है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तभी तो दूसरे सदन में बचा रह गया। और कुछ हैं जो नहीं समाप्त होते हैं, जैसे दोनों सदनों में असहमति। जब दोनों में सहमति ही नहीं हुई तो पुनः लाया ही जाएगा, समाप्त ही नहीं होगा। और राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा में पारित ना हो, अर्थात दोनों में भी अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन एक पर विचार हो रहा है। एक है कि दोनों में असहमति है कि हम लाएंगे ही नहीं। एक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिली हो। जैसे हमने देखा कि पहले प्रस्ताव आता है, जब दोनों सदनों में पास होता है तो विधेयक बन जाता है, और जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं किया है तो वह समाप्त नहीं होगा। और लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया हो, अगर राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए, जैसे राष्ट्रपति यहाँ हस्ताक्षर कर दिया, अगर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया है तो भी वह समाप्त नहीं होगा। आगे देखते हैं, सदन में मतदान कौन कौन करता है। तो सदन में मतदान सभी मामलों पर निर्णय जब भी लिए जाते हैं तो मतदान के आधार पर वोटिंग होती है। कोई भी चर्चा होता है तो उन पर वोटिंग होती है, अर्थात उस पर मतदान होते हैं। इनमें छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं कि जैसे दोबारा प्रश्न होता है, चुनौतियां दी जाती हैं। अगर किसी पर सहमति है तो उसे यस बोला जाता है, कहा जाता है, अर्थात सहमति देना। और अगर किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर सहमति नहीं है तो उसे नो बोला जाता है। सदन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो वैसे तो हिंदी और अंग्रेजी का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है। अंग्रेजी शुरुआत में 15 वर्षों तक लागू थी, अर्थात जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो इसके बाद 15 वर्षों तक ही लागू करने का प्रावधान था, लेकिन राजभाषा एक्ट 1963 आया और इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया, नहीं अंग्रेजी आगे भी प्रयोग की जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि मंत्री या महान्यायवादी संसद की संयुक्त बैठक में और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हमने महान्यायवादी चैप्टर में पढ़ा है कि महान्यायवादी को सदन के किसी भी सत्र में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे संयुक्त बैठक ही क्यों ना हो, ये चर्चा में भाग ले सकता है, वहाँ की बैठकों में भाग ले सकता है, बस वो मतदान नहीं कर सकता वहाँ। हम देखते हैं आज किस तरीके से हमारी संसद चलती है, या जो जिसका वो टाइम पीरियड है, जैसे 11 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी संसद चलती है। 11 से लेकर 12 बजे तक, अर्थात जो पहला घंटा होता है, इसे यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं फ्रेंड। जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के बाद जो दूसरा घंटा होता है 12 बजे से ले 1 बजे तक, उसे शून्यकाल कहते हैं। तो कभी भी प्रश्न आए कि शून्यकाल कब होता है, तो प्रश्नकाल के बाद, ये याद रखिएगा, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। इसके बाद लंच होता है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर 2 से लेकर 6 तक कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है, तब किसी सार्वजनिक मुद्दे या कोई वाद विवाद पर चर्चा नहीं होती है। तो जो विधि निर्माण होता है या कानून बनाया जाता है उन पर चर्चा होती है। तो 2 बजे से 6 बजे तक लेकर लोकसभा चलती है और 2 बजे से लेकर 5 ही बजे तक राज्यसभा चलती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ वित्तीय समितियां हैं, बस ऐसे फटाफट हम देख लेते हैं कि जैसे इससे प्रश्न भी आते हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में देख लेते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 7। फ्रेंड्स, ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो ये कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7। तो प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और समिति अपनी रिपोर्ट, जो लोक लेखा समिति है, किसे देती है, लोकसभा अध्यक्ष को। आप देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 1 वर्ष। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं कि लोक लेखा समिति क्या ऐसे गठित कर दी जाती है, 5 साल चलती है, नहीं, प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है लोक लेखा समिति। भले यह अस्थायी समिति है लेकिन प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। और सबसे पहली बार कब गठित की गई थी, 1921 में, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसके तहत।
ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, उनका समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनाव होता है, निर्वाचन किया जाता है लोक लेखा समिति के सदस्यों का। इसमें कोई भी मंत्री, क्योंकि हमने देखा कि ये कार्यों की जांच कर रही है लोक लेखा, तो मंत्रालय से संबंधित है, मंत्रियों से, तो उसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वही शामिल हो जाएंगे तो फिर कैसे उसमें कोई चर्चा करेगा। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। अब देखिएगा समितियों पर लगभग अधिकार किसका है, संबंधित पीठासीन अधिकारी का। परंपरा है कि 1967 से जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, क्योंकि जो पक्ष की पार्टी होती है, ये जो पार्टी सत्ता में होती है, जो भी दल सत्ता में होते हैं, अगर वही जो खर्च करें और वही जांच करें तो फिर कोई हो सकता है पारदर्शिता ही ना हो, इसलिए उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का बनाया जाता है। ये परंपरा है, कहीं लिखा नहीं है। भारतीय संविधान में बहुत सारी परंपराएं भी हैं जो आज भी चल रही हैं। आगे इनके कार्य क्या है। सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन, अर्थात सीएजी जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसकी वो लोक लेखा समिति जांच करती है कि विनियोग में कितना खर्च हुआ या वित्त पर कितना खर्च हुआ है। अर्थात जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसको जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। ये याद रखिएगा, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति संसद को देता है, संसद लोक लेखा समिति को देती है, फिर लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को देती है, फिर लोकसभा अध्यक्ष पुनः संसद को देता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है। आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति। यह संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। तो कभी भी प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी समिति है, तो आप लोग याद रखिएगा प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि हमने देखा लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा से भी सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1921 में, जिस प्रकार लोक लेखा समिति का गठन भी 21 में हुआ, उसी प्रकार प्राक्कलन समिति, लेकिन उसका नाम तब अस्थायी वित्तीय समिति थी। यह जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार गठित की गई थी। भारतीय जो संविधान में पहली बार कभी प्रश्न आए कि जॉन मथाई समिति किससे संबंधित है, तो प्राक्कलन समिति से संबंधित है। प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। देखिए यहाँ पे है 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्य पहले 25 ही थे, बाद में 30 हो गए। तो हमने देखा कि लगभग सभी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्षों द्वारा उनके अध्यक्ष का चयन किया जाता है। इसके कार्य क्या है, बजट खर्च को देखना, किस तरीके से बजट में खर्च हो रहा है, या फिर कितना इसमें कंसेशन करना चाहिए, कमी करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए, किस प्रकार इसको खर्च करना चाहिए, इन सबका देख रेख करता है, प्राक्कलन समिति करती है। सुधार संबंधी प्रतिवेदन देती है, कहीं बजट में इस तरीके के सुधार होने चाहिए। और एक सार्वजनिक मामलों की समिति होती है जो कि 22 सदस्य होती है। इसमें भी 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति आप लोग याद रखिएगा, रिवाइज कर लेंगे तो नहीं भूलेगा। सार्वजनिक उद्यम की समिति वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर पहली बार गठित की गई थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कृष्ण मेनन समिति किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक उद्यम समिति से संबंधित है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके भी सदस्य मंत्री नहीं होते। मंत्री नहीं होने का अर्थ यही हुआ कि जैसे मंत्रियों को सभी मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं समितियां उन्हीं मंत्रालयों की जांच करती हैं। अगर मंत्री ही शामिल हो जाएंगे तो अपनी बुराई थोड़े करेंगे, इसीलिए उसमें मंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसके अभी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। अब देखते हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तक है महेश्वरा सर की, उस पे जो प्रश्न आए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है सबसे पहले, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की चर्चा है। ये धन विधेयक क्या होता है हमने इससे पहले देखा ही था, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। फ्रेंड्स ये थोड़ा थोड़ा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में किसकी चर्चा है। तो हम लोग अभी देखते हैं जो महत्वपूर्ण है उसमें प्रश्नों के माध्यम दे ही किया गया है। हम उस नोट्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार के लिए पढ़े थे, और चूंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम एक एक प्रश्न को एनालिसिस कर लेते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो ये याद रखिएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? तो वर्ष 1971 की। हमने अभी भी पढ़ा था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा और किस जनगणना के आधार पर? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ये बात अनुच्छेद 82 में की गई है। आगे देखते हैं, भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता, अर्थात लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही या उनके बीच से ही होता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 249। अर्थात एकांतिक शक्ति का अर्थ हुआ कि राज्यसभा कुछ विशेष अधिकार हैं, जैसे राज्यसभा में अगर कुछ प्रावधान करना है राज्यों में उनकी, जैसे यूपीएससी है तो अगर जॉइंट पीएससी का प्रावधान है, अर्थात ऐसी सरकारी सेवा या फिर सिविल सेवा जो जॉइंट हो उसका भी प्रावधान या उसका प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 249 के तहत लाता है। आगे देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हम अनुसूचियों में भी पढ़े थे कि चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। आगे देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? फ्रेंड देखिए यहाँ पे पुराना डाटा लिखा है, 104वां संविधान संशोधन करके जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में मनोनीत होते थे उसको समाप्त कर दिया गया आगे के लिए। उसी प्रकार जो राज्य विधानसभाओं में भी एक आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत करने का प्रावधान था उसको भी समाप्त कर दिया गया, जो कि हम राज्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वर्तमान में कुल कितने अधिकतम संख्या है? 550। तो याद रखिएगा, अब ये डाटा नहीं रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद में किसी भी बात के लिए चर्चा हो सकती है, उसके लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 105 में किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा है, अर्थात जैसे कोई भी कार्य करना हो, कोई चर्चा मतदान करना हो तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 400 सदस्य हैं तो उसका 10वां भाग क्या हो गया कि 40, अर्थात कम से कम 40 सदस्य होने अनिवार्य हैं, तभी कोई भी चर्चा या मतदान होगा या फिर सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्य की विधानसभाओं में चुनने की आयु भी 25 वर्ष होनी चाहिए और जो पंचायती चुनाव है उनके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो 250। हमने अभी देखा कि जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो कुल मिला के मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति उप राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। पदेन अर्थात उपराष्ट्रपति होना ही उसका राज्यसभा का सभापतित्व ग्रहण करने की शक्ति दे देता है। वह उसका सदस्य नहीं होता, हाँ सदस्य बनने की योग्यता रखता है राज्यसभा का, लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होता। जिस प्रकार
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन उस प्रकार राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, अर्थात कोई व्यक्ति जब तक उपराष्ट्रपति है तब तक वह राज्यसभा का सभापति भी रहेगा। इसीलिए कभी भी सभापति या उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान तो राज्यसभा में ही लाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। संसद जो विभिन्न प्रकार की विधियां निर्माण करती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे राज्यों में लागू करना हो तो किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 253 के द्वारा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। हमने अब शुरू में पढ़ा था कि संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक है यथावत रहेगा? तो 2026 तक। हमने अभी आगे चर्चा की थी ना कि 42वां संविधान संशोधन करके 2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन 84वां संविधान संशोधन करके इसे 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। आगे देखते हैं, कुछ अनुच्छेद दिए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान, 81 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो सरला को याद रखिएगा, सरला। और कौन कौन सा अनुच्छेद? 79, 80 और 81। तो ऐसे क्रम से याद रखिएगा, 81 ला, 80 रा और 79 स। आगे है अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन अर्थात जो परिसीमन आयोग गठित होता है वो अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन का प्रावधान किया गया है कि, लेकिन ये जो पुनः समायोजन होगा ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया है कि अभी इसमें लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सीटों का बढ़ोतरी घटाया नहीं जाएगा, यथावत रहेगा 1971 की जनगणना के आधार पर। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। संसद के सदनों की अवधि हमने अभी देखा था, लोकसभा का तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई अवधि नहीं होती, अर्थात उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य की योग्यता की बात की गई है। संसद सदस्य का अर्थ, जब भी संसद शब्द आ रहा है मतलब उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रावधान किया गया है। तो सदस्य की अर्हता का अर्थ होता है कि लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति हो तब वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जबकि राज्यसभा में मिनिमम 30 वर्ष की बात की गई है, वो भारत का नागरिक हो, कोई लाभ का पद धारण न किया हो, उसी प्रकार इसमें प्रावधान है। लेकिन ये योग्यता याद रखिएगा कि 30 वर्ष राज्यसभा में, 25 वर्ष लोकसभा में। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान विघटन। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? फिर तो यह राष्ट्रपति से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्र को समाप्त करता है और लोकसभा का विघटन करता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। किसका प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि जब भी जैसे प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र अर्थात जैसे बजट सत्र हुआ तो जो उसकी पहली बैठक होगी उसको संबोधित राष्ट्रपति करेगा, या फिर कोई भी सदन होगा या नई लोकसभा आएगी उसको संबोधन तो राष्ट्रपति करता है, और संदेश देने का अधिकार रखता है, अर्थात जो भी वो बोलता है वो एक प्रकार का संदेश होता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अर्थात अभिभाषण। हम देखते हैं ना, जब नई लोकसभा गठित होती है तो राष्ट्रपति एक लंबा चौड़ा भाषण देता है,
उसी प्रकार जब बजट सत्र होता है तो राष्ट्रपति एक लंबा चौड़ा भाषण देता है, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाता है। वो इसीलिए लाया जाता है और पास होना अनिवार्य होता है। तभी पता चलता है कि लोकसभा में सदन का या संबंधित पार्टी का बहुमत है। अगर विश्वास प्रस्ताव गिर गया तो माना जाएगा कि सरकार बहुमत में नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई मंत्री है और उसका कुछ ऐसा बात है कि वो राज्यसभा में भी बैठ के चर्चा कर रहा है और लोकसभा में, जो कि वो किसी एक सदन का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, तो वो होगा कि वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, चर्चा भी कर सकता है, लेकिन वो मतदान उसी में करेगा जिसका वह सदस्य होगा। तो ये मंत्री की बात की गई है। लेकिन महान्यायवादी तो दोनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है, तो महान्यायवादी दोनों सदनों में चर्चा करेगा, उनकी बैठकों में भाग लेगा, लेकिन मतदान वो दोनों में नहीं करेगा। तो ये जो महान्यायवादी का अधिकार है संसद के संबंध में, अर्थात दोनों सदनों के संबंध में, वह विशेष है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति हो जाता। पदेन का अर्थ यह होता है कि स्वतः ही जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना, वह राज्यसभा का पदेन सभापति स्वतः ही हो जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 90 में, और हम एक बात ये भी याद रखिएगा, जो उपसभापति होता है कि जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो गया, इसके बाद सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुन लिया जाता है। उपसभापति के बाद एक थोड़ा छोटा सा मंडल ही चुन लिया जाता है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति ना हो सभापतित्व करने के लिए, या उपसभापति ना हो सभापतित्व करने के लिए, जो कुछ व्यक्तियों को चुना जाता है वरिष्ठता के आधार पर, वो उनमें से कोई एक तब सदन की अध्यक्षता करता था, पीठासीन होता है। आगे है अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। जैसे हमने देखा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान या प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, उसी प्रकार क्योंकि जो राज्यसभा का उपसभापति है वो भी तो राज्यसभा से ही आया है, उसको हटाने का भी प्रावधान लाया जा सकता है और उसे वहां बहुमत के आधार पर हटाया जाता है। और त्यागपत्र किसे देता है? तो वो उपसभापति सभापति को देता है। आगे देखते हैं, और जब सभापति देता है तब तो उपसभापति को देगा ही, क्योंकि उसके उत्तरदायित्व। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको यही, जब वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसी के रूप एवज में उसे वेतन भत्ते मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे है अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्य निर्वहन और कार्य सकते हैं। ये सब ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 92 में राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होना। अर्थात जब जैसे लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी बात हो, अगर उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव उनके अपने अपने सदन में आया है, राज्यसभा का राज्यसभा में, लोकसभा का लोकसभा में, तो जब उनका प्रस्ताव आ जाता है, क्योंकि 50 प्रस्तावक होते हैं, अर्थात 50 लोग कहें कि इनके हटाएं, तभी वो हटाए, एक व्यक्ति की नहीं। और 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में अलग अलग। जैसे राज्यसभा का हटाना है तो राज्यसभा में के सदस्यों को, जैसे उपराष्ट्रपति को या सभापति को या उपसभापति को हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना दो, या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटाना हो तो 14 दिन पूर्व सूचना दो। लेकिन जब मान लीजिए 50 लोग ले आए हैं, प्रस्ताव सदन में आ गया है, तो उस समय राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उपसभापति या सभापति हैं, तो वो सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार वो निर्णायक मत देते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लोकसभा में थोड़ी उल्टी है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, साधारण मत तो देता नहीं, लेकिन जब प्रस्ताव हटाने का उसका विचाराधीन हो तो निर्णायक मत नहीं देगा, बल्कि वह अपना पक्ष रख सकता है और अपने पक्ष में मत भी दे सकता है।
आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 79 में, सॉरी 93 में लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हमने अभी चर्चा कर ली कि अनुच्छेद 92 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात की गई है, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 94 में लोकसभा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को पद से हटाने और त्यागपत्र देने का प्रावधान हमने अभी चर्चा कर ली। प्रक्रिया सेम है, बस अंतर इतना है कि जब राज्यसभा में संकल्प विचाराधीन हो तो वो वोट भी नहीं दे सकते, निर्णायक मत भी नहीं, साधारण मत भी नहीं दे सकते। लेकिन लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष साधारण मत दे सकता है, अपने पक्ष में मत दे सकता है, वो बस निर्णायक मत नहीं देगा। निर्णायक मत का अर्थ यह होगा कि मान लीजिए 10 वोट एक पक्ष में पड़े हटाने के, 10 न हटाने के, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देकर 11 नहीं कर सकता है, वो इन्हीं 10 में उनका शामिल रहेगा। आगे है कि किस तरीके से उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का पद अपने पद से रिक्ति होगी। तो हमने देखा ना, प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, या लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, या लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में भी होता है, सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को देता है अगर त्यागपत्र देते हैं तो। अनुच्छेद 96 में क्या कहा गया है? लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन न होना। हमने अभी देखा, फिर वो साधारण व्यक्ति हो जाते हैं, उनके कोई निर्णायक मत या कोई उनका पद नहीं होता है। जब तक वो विचाराधीन होता है तब तक अगला व्यक्ति उसका पीठासीन होता है। जैसे अध्यक्ष के प्रति पीठासीन, अध्यक्ष का कोई हटाने का प्रस्ताव आया है तो उपाध्यक्ष उस समय पीठासीन हो जाता है, अध्यक्ष पद से हट जाता है। वो साधारण रूप से बैठता है, मतदान करता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं देता है। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। देखिए, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति वेतन भत्ते पा रहा है, तो वो राष्ट्रपति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में कैसे पाएगा? अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय होगा। 99 में सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञापन की बात की गई है। हमने ये सब देखा है। 100 याद रखिए कि दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए उनकी शक्तियां या गणपूर्ति की बात की गई है। गणपूर्ति का अर्थ यह हुआ कि कम से कम 10वां भाग तो सदन में व्यक्ति मौजूद हो तभी किसी पे चर्चा मतदान हो सकती है। 10वां भाग का अर्थ यह हुआ कि जैसे 400 हैं तो कम से कम 40 लोग उपस्थित होने चाहिए। आगे ऐसे ही दिया है। संसद की सदस्यता 103 में कुछ इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग यही याद रखिएगा, रट के क्या ही करेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, जबकि हमने देखा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन उत्तरदायी होता है? सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो वह 31वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा कि शुरू में कुछ और था, बाद में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाया घटाया गया, इसी प्रकार से उनके सदस्यों में फेरबदल होता रहा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वर्तमान में कितने हैं? 550, जो कि अभी 2019 से पहले 552 थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा बस ऐसे फैक्ट के रूप में, और बहुत ज़्यादा जानना नहीं जरूरी है। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति। हमने देखा ना वो विघटन की बात, कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानता है, अर्थात प्रधानमंत्री ही जो कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा। तो उसी प्रकार बात की गई है कि हटाएगा कौन या विघटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। बाकी राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य ही करता है।
आगे, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? फैक्ट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से। आगे है 6 सीटें। एसटी की बात हो रही है। आगे है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा एक एक वर्ष करके अनंत वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब भी समाप्त होगा उसके अगले 6 माह के भीतर नया चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। आगे है, यहाँ पे है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पे है 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अर्थात जो 550 सदस्य अब हैं वो पहले 552 थे। आगे है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आगे, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? ये फैक्ट है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, तो याद रखिएगा, फैक्ट, यूपी से आते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के पश्चात, अभी हमने देखा यूपी में सर्वाधिक हैं, उसके बाद सीटें कहाँ से आती हैं? तो महाराष्ट्र से 48 सीटें, जो कि हमने देखा था यूपी से 80 आती हैं, अर्थात इसका लगभग आधा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो हमने देखा था वर्ष 1952 में। ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ या जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ। पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई थी, ये आप याद रखिएगा। तो लोकसभा पहली बैठक हुई 52 में, तो उसी समय राज्यसभा का स्थापना किया गया। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में लद्दाख है। क्षेत्रफल, जनसंख्या भले कम हो लेकिन उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे है, यहाँ पे भारत की संचित निधि पर भारित कुछ व्यय दिए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की संचित निधि से किनको किनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उनसे संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो संचित निधि से भारित हैं केंद्र की। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, लगभग उन्हें भारत की संचित निधि से ही वेतन और भत्ते और जो अन्य खर्चे हैं वो प्राप्त होते हैं। ऐसे ऋण, अब ये तो उनके हो गए, लेकिन कुछ प्रावधान है ना, जैसे ऋण कहीं देना हो तो भारत सरकार को भी भारत की संचित निधि से देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, अर्थात मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जैसे वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, तो सबके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से। अब ये भी याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, ये नोट करने की बात है। जो हाई कोर्ट है राज्यों में, उनके वेतन तो राज्यों से मिलते हैं, क्योंकि जब तक वो सेवा कर रहे हैं तब तक राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तब वो राज्यों से नहीं मिलता उनको। ये इस तरीके से होता है क्योंकि राज्यों से कोई भी जब न्यायाधीश रिटायर होता है वो 62 की उम्र में ही रिटायर हो जाता है, तो उसके पास बहुत चांस होते हैं कि वह जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कोई पद संभाले, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा बढ़ जाती है, इसीलिए वह संचित निधि से उसका पेंशन दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, हमने देखा ना CAG का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनके वेतन भत्ते कैग जिसे बोलते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा पोषित हुआ, अर्थात जो भी केंद्र की विधियां हैं, कानून है, सबसे अगर वो संसद से संबंधित हो तो भारत की संचित निधि से भारित होगा। आगे है, अभी वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले उसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे है परिसीमन। परिसीमन के पश्चात
जो कि अनुच्छेद 82 के तहत। बात क्या है, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र कौन सी है? ये फैक्ट है, ऐसे याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 को। और पहली बैठक, ये याद रखिएगा, 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये 13 मई याद रखिएगा और 1952 याद रखिएगा। और इसी वर्ष राज्यसभा की स्थापना भी हुई थी 1952 में। आगे है, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही उसे पद से हटाया जा सकता है। और बहुमत हमने देखा था कि जब भी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव हटाने का विचाराधीन हो तो वह अपने पद पर नहीं होता और न निर्णायक मत दे सकता है, साधारण मत दे सकता है। आगे देते हैं, यहाँ पे एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए, कम से कम की बात की गई है और कम से कम का अर्थ है वह संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत 2 बुलाई जाती है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों में आवंटित हैं के बराबर है? जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये आप याद रखिएगा, फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट होंगे जो आपको बीच बीच में याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये बदलते रहते हैं। राज्य विशेष परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण वो सब होते हैं। जैसे आप बिहार का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो याद रखिए, अगर यूपी का देने जा रहे हैं तो याद रखिए। आगे है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमने देखा 6 वर्ष। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुनकर 1/3 सदस्य आते हैं। तो ये भी राज्यसभा के बारे में याद रखिएगा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब जैसे नया नया चुनाव होता है, नई नई लोकसभा गठित होती है, तो उस समय तो कोई लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ना, पुराना वाला तब तक है, लेकिन वो जैसे ही नया लोकसभा गठित होता है उसके तुरंत पहले ही वह अपने पद से हट जाता है। तो जब नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति उसके लिए प्रोटेम स्पीकर चुनता है, अर्थात एक अस्थायी होता है कुछ समय के लिए। इसे कहते हैं प्रोटेम, या कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए अर्थ हुआ कि प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति उनमें से वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। फिर प्रोटेम स्पीकर का कार्य होगा कि जो अन्य सदस्य या मंत्री बने हैं लोकसभा में उनके सदस्यों को शपथ दिलाए, नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाए। जैसे ही नया लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जो नई निर्वाचित लोकसभा होती है उसके सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। और नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? निर्णायक मत जब वो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होते हैं। हमने देखा ना कि जब जैसे 10 एक तरफ पड़े, 10 एक तरफ पड़े, तो लोकसभा अध्यक्ष जब तक तो मत नहीं दिया होता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष जिस पर मत दे देता है वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर बराबर की स्थिति हो। लेकिन जब हटाने का प्रस्ताव आया रहता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो यही हो सकती है जो उसकी छीड़ हो जाती है, अर्थात वो तब निर्णायक मत नहीं दे सकता, साधारण मत दे सकता है। तो इसमें साधारण रूप से पूछा गया है कि निर्णायक मत कब देता है? जब बराबर की स्थिति हो किसी भी विधेयक को लेकर। आगे है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, फैक्ट है, याद रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। उसी प्रकार जैसे वर्तमान अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, आपको जब भी पेपर देने जाना होगा आपको याद करके जाना होगा कि देख के जाना होगा, क्योंकि वो बदल जाते हैं।
और लेकिन जो पहले हुए थे, पहले तो हमेशा प्रथम ही रहेंगे ना, तो वह जीबी मावलंकर हैं, अर्थात जीबी मावलंकर थे। आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे है लोक लेखा समिति, हमने अभी भी पढ़ी है। लोक लेखा समिति सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उन पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति गठित ही जो सीएजी की रिपोर्ट है उसकी जांच के लिए गठित ही की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जो सीएजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? बजट पर कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना बचाया जा सकता है, अर्थात बजट पर पूरी चर्चा परिचर्चा प्राक्कलन समिति करती है। प्राक्कलन समिति का गठन 1921 में पहली बार हुआ था, तो ये सब याद रखिएगा। उसी तरीके से लोक लेखा समिति 1921 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष, अर्थात प्रत्येक वर्ष, जैसे प्रत्येक वर्ष बजट आता है उसी प्रकार प्राक्कलन समिति प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बजट आता है और उसी पर चर्चा परिचर्चा प्राक्कलन समिति करती है, उसकी देखरेख करती है, किस तरीके से उसमें खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, इसकी जांच करती है कि अगर इतने खर्च का प्रावधान है तो उसके क्या मायने हैं। आगे है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो हमने पहले पढ़ा है ना, राज्य की विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? ऐसे तो संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, लेकिन आप मुख्यतः वही 3 समितियां याद रखिएगा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। वो इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ऐसे तो पूछे ही जाते हैं। इस विशेषाधिकार समिति में 25 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। यहाँ पे आगे है कि संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हमने देखा ना कि ये सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति क्या होते हैं। क्या कोई गैर सरकारी का तो बाहर से आता है? नहीं, जिनको मंत्रालय आवंटित कर दिया जाता है, जैसे शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कृषि एवं खनन मंत्रालय, तो जो मंत्री हो जाते हैं तो वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं। जबकि जिनको कोई मंत्रालय नहीं मिला होता और वो संसद सदस्य होते हैं, तो उनके द्वारा कोई भी विधेयक आता है वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो ये अंतर है सरकारी और गैर सरकारी में। यहाँ पे नोट है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जैसे प्रत्येक पैसा एक वित्त होता है, लेकिन जो प्रत्येक पैसे वाली वस्तु है तो वो धन तो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मकान है तो एक वित्त है, लेकिन आपके पास पैसा है वो एक धन है, तो कहीं ना कहीं मकान भी धन है, लेकिन वो वित्त की कैटेगरी में आएगा। कहीं ना कहीं वित्त और बड़ा परिपेक्ष है, वो धन को समाये हुए है, लेकिन जो डायरेक्ट रूप से धन है, प्रत्यक्ष रूप से वो धन है। तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, जबकि जो भी धन है वो तो वित्त होगा ही होगा। जैसे कहीं कोई प्रावधान किया गया है कोई विकास करने का, तो वो भी एक प्रकार का वित्त है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। हमने अभी भी देखा राज्यसभा में 12, क्योंकि लोकसभा में पहले 2 आंग्ल भारतीय थे वो भी समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 250। आगे है राज्यसभा की नामांकित सदस्य होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। तो ये है राज्यसभा में 1980 से 86 तक थी। ये पूछा गया है, वैसे फैक्ट याद रखिएगा कि प्रथम अभिनेत्री कौन है, जो क्योंकि जो भी नामांकन होता है या मनोनीत होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं।
तो प्रथम नामांकित महिला अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी 2009 से 14 के बीच में। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी। आगे है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से तो केंद्र में भी है, जिस प्रकार राज्यों में है उसी प्रकार अगर कोई लोकसभा में धन विधेयक आता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो लोकसभा में जो लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। तो अगर राज्यसभा धन विधेयक को पारित करके लोकसभा के पास राष्ट्रपति के पास भेजती है लोकसभा, तो राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता। वो इसीलिए क्योंकि वो तो पूर्व अनुमति से उसी के लाया गया था। जब जो व्यक्ति पहले हाँ कह दिया है वो पारित होने के बाद ना क्यों करेगा, इसीलिए। और धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, उससे पूछा जा सकता है लेकिन मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर है। आगे यहाँ पे है, वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर, अर्थात पहले लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखिएगा, जीवी मावलंकर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के है, क्योंकि पूरी लोकसभा अध्यक्ष के आसपास चलती है, था उसी के नियंत्रण में चलते हैं। तो वहाँ का सचिवालय भी उसी के अंतर्गत होगा। सचिवालय का अर्थ यहाँ कुछ व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं जो लोकसभा को सहायता देते हैं। आगे है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है, अर्थात ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में है। संसद जो कहेगी वही सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संविधान में जो लिखा है वही सर्वोच्च है। उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई संसद। तो भारत में सर्वोच्च संविधान है। आगे है कि भारत की संचित निधि पर कौन व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, अर्थात प्रधानमंत्री एक समय के लिए होता है ना, जब वो वहां से हट जाता है तो वहां से संचित निधि से थोड़े ना बार बार। प्रधानमंत्री तो एक पद का होता है, जब नया प्रधानमंत्री आएगा सारे पुराने प्रधानमंत्रियों को दिया जाएगा वेतन भत्ते, तो वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। आगे देखते हैं, पहले फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद तब आगे देखेंगे। यहाँ पे है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में, अर्थात धन विधेयक केवल संसद में, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। जिस प्रकार संसद में धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, उसी प्रकार राज्यों में धन विधेयक केवल राज्य विधानसभा में लाया जा सकता है। राज्य विधान परिषद अगर है जहां, उनके समक्ष नहीं लाया जा सकता है। तो बजट की रूपरेखा आगे देखते हैं। बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में? अर्थात जो भी कर या फिर किसी भी तरीके की प्राप्तियां होगी, अगर वो पेंशन वगैरह से छोड़ दिया जाए तो सब भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी बजट के प्रस्तुति से पूर्व। जैसे 1 फरवरी को अगर बजट प्रस्तुत किया गया तो हम देखते हैं ना कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अब याद रखिएगा, आगामी बजट की प्रस्तुति से पूर्व, वो 30 भी हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ उसी के एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा।
जैसे लोकसभा में ही केवल लाया जा सकता है। तो कोई धन, जैसे हमने देखा ना कि वित्त विधेयक अलग है, धन विधेयक अलग है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यों में राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष होगा वो निर्धारित करेगा। आगे है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उससे धन निकाल के खर्च कर सकता है, उससे संसद से अनुमोदन आवश्यक है। हाँ, एक मामले में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार हैं, जैसे आकस्मिक निधि है तो उससे राष्ट्रपति धन निकाल सकता है, बाद में संसद को बता सकता है, क्योंकि स्थिति जब गंभीर होगी तो ही आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा, इसीलिए उस पर लगभग पूर्णाधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। आगे ये धन विधेयक और साधारण विधेयक की तुलना की गई है, आप लोग जल्दी। साधारण विधेयक क्या होते हैं? इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक जो मंत्री होते हैं या गैर मंत्री, जिनको मंत्रालय मिला होता है, जिनको नहीं मिला होता है, दोनों में से कोई भी ला सकता है। जबकि धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा लाया जा सकता है, जिन्हें मंत्रालय प्राप्त होता है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमने अभी देखा कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जैसे इसे राज्यसभा माने या न माने इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा की कुछ भी संशोधित करे उसमें स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों ही लोकसभा कर सकती है, उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। साधारण विधेयक में राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि धन विधेयक का अगर पूछने के लिए या कुछ सुझाव लेने के लिए लोकसभा राज्यसभा को देती भी है तो 14 दिन के भीतर उसे दे देना है, नहीं तो वह ले लेना मान लिया जाएगा। आगे है साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर धन विधेयक है तो पहले तो लोकसभा द्वारा उसे प्रमाणित किया जाएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं, इसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उससे पहले पूछा जाएगा, वैसे ही नहीं भेज सकते हैं। दोनों सदनों की असहमति पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाने पर अर्थात अस्वीकृति हो जाती है तो लोकसभा को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, क्योंकि अब क्या लोकसभा में किसी भी जो पार्टी है उसका बहुमत भी नहीं है 50%, क्योंकि साधारण विधेयक 50+1 अर्थात आधे से अधिक में पास हो जाता है। अब आधे से अधिक नहीं पास होगा तो सरकार कैसे चल रही है? तो इसको अस्वीकृत होने का मतलब सरकार बहुमत में नहीं है। जबकि यह धन विधेयक अस्वीकृत हो जाने पर त्यागपत्र देना पड़ सकता है, इसमें मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें जो स्वतः मंत्रालय होता है वही प्रस्तुत कर सकता है। आगे है साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है, और मूलतः राष्ट्रपति स्वीकृत ही करता है धन विधेयक, क्योंकि वो पूर्व अनुमति उसी की पूर्व अनुमति से तो लाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है प्राक्कलन समिति। अब देखिए कैसे फटाफट हम लोग देखते हैं ना। प्राक्कलन समिति के संसद के किस सदनों में गठित की जाती है? तो केवल लोकसभा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। आगे है कोई भी कानूनी विधेयक, किसकी बात हो रही है? कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में, अर्थात कोई भी विधेयक जो उसको कानून बनाना है तो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल धन विधेयक ऐसा है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केवल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर ही लाया जा सकता है। अब ये संयुक्त बैठक के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या उस समय जो पीठासीन अधिकारी हो लोकसभा का वो। तो संयुक्त बैठक में किस पर बुलाई जाती है? केवल
जो साधारण विधेयक होते हैं, और वित्त विधेयक। और किस पर नहीं बुलाई जा सकती है? तो पहला तो धन विधेयक, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 368 धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, जबकि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्षता तब कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, या उस समय जो पीठासीन अधिकारी हो लोकसभा का। आगे देखते हैं। यहाँ पे है संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का। हम अभी पढ़े हैं कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में 2 बार सत्र चलना चाहिए। और चलता कितना है? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आगे देखते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति की बात की गई है कि राष्ट्रपति केस व्यय कर सकता है, अर्थात कैसे व्यय कर सकता है? बिना संसदीय अनुमति के। हमने अभी भी देखा कि जो आकस्मिक निधि है उस पर लगभग एकाधिकार राष्ट्रपति का होता है। तो जबकि कोई जो केंद्रीय संचित निधि है वो संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है राष्ट्रपति को, जबकि आकस्मिक निधि से वह स्वयं खर्चा कर सकता है या व्यय कर सकता है। आगे देखते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वचन द्वारा होता है? द्वितीय वाचन द्वारा, अर्थात 2 बार वाचन होता है, 2 बार बोली जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसा फैक्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन। हम देखते हैं बजट में कटौती प्रस्ताव आता है, ये निलंबित प्रस्ताव आता है, तो उसी तरीके से कुछ जैसे 1 रुपये काटने की बात कर दी जाती है तो उसको समापन प्रस्ताव कहा जाता है कि हम इसको मानते नहीं हैं। 1 रुपया कोई कम करना होता है, अर्थात उसे हम मानते ही नहीं कि आपको इस पर इतना खर्च करना चाहिए या ये लाना ही चाहिए। आगे है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिन? तो 14 दिन रख सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि साधारण विधेयक होता है तो आप उसको 6 महीने तक रख सकते हो, जबकि धन विधेयक है तो राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है। अगर वो 14 दिन बाद नहीं लौटाती तो स्वतः मान लिया जाएगा कि लौटा दिया गया है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दे। वही अविश्वास प्रस्ताव की बात हमने देखा ना कि ये साधारण से पारित होता है 50+1, अर्थात बहुमत, अर्थात आधे से अधिक। वो 1 भी हो सकता है। तो अगर आधे से अधिक बहुमत ही नहीं रहेगा तो सरकार कैसे रहेगी? आगे देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तब से हम यही पढ़ रहे हैं कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? अर्थात प्राक्कलन समिति में। हमने देखा कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से आते हैं, जबकि वहीं जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। आगे है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना राज्यों की सहमति के। हमने देखा था ना कि अगर कोई किसी राज्य से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या शांति समझौता है तो संसद उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य से पूछेगी क्या हम लागू करें। नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो केंद्र उसको लागू कर सकती है। आगे है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य वित्तीय लेखा एवं विनिमय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना। हमने देखा कि जिस प्रकार प्राक्कलन समिति बजट पर अपना विवरण प्रस्तुत करती है या उसको देख रेख करती है उसमें किस तरीके खर्च करना है, उसी प्रकार जब सीएजी अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास पहुंचाती है तो वह उसकी
जांच करता है, उसमें देखता है किस प्रकार का खर्च हुआ है, उसके नियम विनियम क्या हैं, उसमें कितना खर्च करना चाहिए था या हुआ है कि नहीं। तो राष्ट्रपति इसकी सब देख रेख सॉरी सीएजी इसकी देख रेख करता है। तो प्राक्कलन समिति उसकी जांच करती है, क्या सीएजी की जो रिपोर्ट है वो सही है, किन मामलों में है, तो उसका लेख लेखा समिति देख रेख करती है। आगे है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों का अर्थ हुआ जैसे समिति बना दी गई, तो अब संसद में चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि अब तो समिति उसकी रिपोर्ट को देखेगी। तो जब भी कोई विवाद होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि संसद एक समिति बना देती है और उस मामले को समिति को सौंप देती है। तो इससे वह नियंत्रण बनाती है और समिति में कुछ सीमित सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे फैक्ट है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलत फैक्ट लिखा है। यहाँ पे है कि कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से हमने देखा था कि 238 सदस्य आते हैं उससे चुन के, राज्यों के शासित प्रदेशों से। तो इसमें ये प्रावधान है। इसमें किसकी बात है? राज्यसभा की। तो 8 सदस्य आते हैं, जबकि हमने लोकसभा में देखा था 20। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि राज्यसभा की बात आएगी तो वर्तमान में 8 है। कोई मैक्सिमम की सीमा नहीं फिक्स है, लेकिन आते 8 हैं, जिनमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। अब वो किसी राज्य विशेष से नहीं होता, कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कला, संस्कृति, खेल, ये सब से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। वही 50+1 का कॉन्सेप्ट, कि देखा जाता है कि भाई आप में अपने आप में बहुमत है या नहीं, उसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये भी किसी एक के द्वारा नहीं, कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। आगे है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में। जैसे हर चीज पहली बार होता है, तो वैसे जो संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब हुआ था? बुलाता कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। तो सबसे पहले किस विधेयक पर बुलाया गया था? तो दहेज उन्मूलन विधेयक 1961। अर्थात जो दहेज उन्मूलन विधेयक है 1961 में जो आया था, उस पर सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है, ना धन विधेयक पर और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर। आगे है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये फैक्ट है, याद रखिएगा किस तरीके से लोक लेखा समिति कार्य करती है, क्योंकि यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। हमने अभी पढ़ा है ना, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति होगा, संसदीय उद्यम समिति होगा, इन सभी सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है, संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित हो। ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न दे देता है कि 6 माह तक अनुपस्थित हो, तो ये जो कीवर्ड है याद रखिए, 6 माह नहीं, 60 दिन, अर्थात 2 माह। अगर 2 माह कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो 6 माह तक बिना सूचित किए, अगर सूचित कर देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिना सूचित किए 60 दिन अर्थात 2 माह तक अनुपस्थित होता है तो वह अपनी सदस्यता त्याग देगा, अर्थात समाप्त हो जाएगी उसकी सदस्यता। आगे है, संसद राज्य सूची के विषय पर किसी विषय में कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा संकल्प पारित कर दे। यदि इसमें अर्थ हुआ जैसे संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सरकार अर्थात संसद। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है अर्थात राज्य विधानमंडल। लेकिन जो समवर्ती सूची पर हमने देखा
दोनों मिलकर बनाते हैं। तो राज्य सूची पर जब राज्य कानून बना रहा है तो केंद्र कैसे आया? तो अगर राज्यसभा को कोई मामला ऐसा लगे जो राज्य सूची का विषय है, उसे ये लगे कि नहीं यह राष्ट्रीय मामला है और संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो राज्यसभा इसको कह सकती है कि संसद को कानून बनाने के लिए, लेकिन वो विषय राज्य सूची का हो, लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व का प्रतीत हो जाए अगर राज्यसभा को, तो उस पर कानून संसद बनाने लगती है। आगे देखते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? किसकी बात हो रही है? मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव, जब वह मंत्री किसी मामले में तथ्यों को रोकता है और तथ्यों को गलत वर्णित करता है। ये ऐसे फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि विशेषाधिकार मंत्रियों को प्राप्त होते हैं अगर वह तथ्यों को बताता नहीं, जैसे कोई सूचना के अधिकार के तहत कुछ पूछता है और बताया नहीं जाता है, तो कुछ नियमों विनियमों के तहत वह हटाया जा सकता है या फिर उस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है उसे हटाने के विरुद्ध। आगे है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष। हमने देखा था ना आगे, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। हमने देखा ना, जैसे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक संसद चलती है, अर्थात 11 से 12 चलते, 11 से 6 पूरा कार्यकाल होता है, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, तो कितने घंटे हो गए? 1 घंटे। तो याद रखिएगा। यहाँ पे है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। अर्थात जैसे हम शून्यकाल देखते हैं, उस पर बहुत सारे सार्वजनिक महत्व के मुद्दे लाए जाते हैं। आगे है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। अर्थात हम देखते हैं कि संसद में कोई कुछ भी बोलता है, कोई किसी पे भी कुछ फेंक देता है, कागज फेंक के मार दिया, कुछ भी वहां बोल रहे हैं। जैसे आज तो डे टू डे लाइफ में मीम्स भी बनते रहते हैं उनके अभिभाषणों पे, तो क्या वो न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो नहीं, वहां कुछ भी बोलें उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हाँ, वो राष्ट्र हित में ही होना चाहिए, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो राष्ट्र के अहित में ना हो, बाकी वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। अर्थात वो संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ? किसी बाहरी का हस्तक्षेप ना होना संसद पर। इस कीवर्ड का यही अर्थ हुआ कि संसद की संप्रभुता, और संप्रभुता का अर्थ ही होता है किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं। अब संसद के लिए तो न्यायालय बाहरी ही हो गया ना उस वक्त जब संसद चल रही हो। आगे, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। जैसे हम देखते हैं ना, 11 बजे से लेके 6 बजे तक जब भी चलता है पूरा सदन, तो 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल। तो ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमारे यहाँ परंपरा हो गई है कि हम जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाएंगे उसी शून्यकाल में उठाएंगे। तो ये परंपरा सी बन गई है। हम लंच, जो कि ये एक होता है ना कि 12 से 11 एक बार सदन चलेगा, 2 से 6 चलेगा, तो ये 2 घंटे में हम 1 घंटा शून्यकाल मान के चर्चा और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाते हैं, फिर 1 घंटे जाके खाते पीते हैं, लंच करते हैं। आगे है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या है? तो प्रश्नकाल। फ्रेंड्स, वो जो एक लिस्ट हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसको आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 11 से 12, 12 से 1 और फिर 2 बजे से लेके 6 बजे तक, और राज्यसभा में 2 से 5। तो ये क्रम याद रखिएगा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, फिर लंच, इसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो आप लोग को भूलेगा नहीं कभी। यहाँ पे है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा में 15, राज्यसभा से 7। जब आप पहले से कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो देखिए कैसे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, जो कि संसद टॉपिक से संबंधित था। इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये कभी नहीं भूलेगा। तो आज